हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग CGPCS का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम लोग उसके PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्राचीन जो इतिहास है उसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसागढ़ी किस जिले में स्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओंगना और भैंसागढ़ी जो है, आपको पता होगा वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है जो कि रायगढ़ जिले में है। ठीक है। फिर देखिए, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है। याद रखिएगा, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम है दक्षिण दिक। देखिए, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया ऋषि का संबंध वाल्मीकि से है और महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसका ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुर रतनपुर का नाम था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ से। देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दमऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्थान है इसे गूंजी ग्राम शक्ति के नाम से जाना जाता है। गूंजी ग्राम शक्ति, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए, CGPCS में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सिंघनपुर। ठीक है, इससे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए पूछ लिया कि सिंघनपुर शैल चित्र का जो स्थान है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ये भी पूछ लेगा। तो आपको याद होना चाहिए चंवर ढाल पर स्थित है। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम था। तो हम सबको पता है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोशली था। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में प्राचीन कला केंद्र कौन से हैं। तो याद रखिए, रतनपुर भी है, सिरपुर भी है, मल्हार जो कि बिलासपुर में पड़ता है वो भी प्राचीन कला केंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी वंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था। तो राजधर्म था वैष्णव। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि कलचुरियों का क्या था। तो कलचुरियों का था शैव धर्म। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए, पाषाण युग के औजार आपको याद होगा रायगढ़ में एक कबरा पहाड़ है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ऑप्शन में यहाँ कबरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सातवाहन वंश की जो शक्ति है वो क्षीण हो रही थी, कम हो रही थी, तभी वाकाटक वंश ने अपने राज्य को स्थापित किया था। फिर है वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवर सेन हुआ था। ठीक है, प्रवर सेन प्रथम। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था। तो याद रखिए ये बात गलत है, विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र नहीं था। हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंध्य शक्ति कौन थे। तो विंध्य शक्ति प्रवर सेन के पिता थे, प्रवर सेन प्रथम के पिता थे। याद रखिएगा इस चीज़ को। और विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्न शासकों को उनके राजवंशों से मैच करना है। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि यहाँ हर्षगुप्त है। ठीक है, जो बनेगा सबसे पहले उसी को टिक करेंगे ना। तो ये हर्षगुप्त हमें पता है पांडु वंश का शासक था। ठीक है, और वासिता देवी का पति था। ठीक है, तो देखिए हर्षगुप्त हम लोगों ने मैच किया। आप देखिए कि डी का थर्ड कहाँ है। तो डी का थर्ड हम लोगों को दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो अभी ये दोनों को साथ में रखते हैं, फिर बाकी को एलिमिनेट करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कन्हर देव जो हैं वो नल वंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्कंद वर्मन जो है वो आपको मैंने ये बताया है कि ये शरभपुरी वंश के हैं। दुर्गराज जो हैं वो किससे संबंधित है बताइए। दुर्गराज
सॉरी डी का थर्ड है ना, डी का थर्ड और सी का सॉरी कन्हर देव, सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया है, मैंने ये बिल्कुल सही टिक किया। हर्षगुप्त का पांडु होगा, ठीक है। उसके बाद कन्हर देव का ये 4 होगा, छिंदक नागवंश। उसके बाद है स्कंदवर्मन, स्कंदवर्मन का होगा नल वंश। और उसके बाद है हमारा दुर्गराज, दुर्गराज का होगा हमारा शरभपूरीय वंश, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से मैच करता हुआ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को कि स्कंदवर्मन किसके थे, नल वंश के थे। दुर्गराज शरभपूरीय वंश के थे। हर्षगुप्त पांडु वंश के थे। कन्हर देव छिंदक नाग वंश के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा सोमेश्वर प्रथम के बारे में कुरुसपाल शिलालेख में जानकारी मिलती है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये CGPCS प्री 2020 में पूछा भी गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट और रीजन वाला है। स्टेटमेंट 1 है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी, ठीक है। और फिर कारण बता रहा है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। फिर लिखा है कि राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की जो आयु है 12 वर्ष थी। देखिए सबसे पहली बात, हम सबको पता है कि जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है वो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक थी, ठीक है। तो एक तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा डेट वाला ये गलत हो गया। फिर देखिए राज्याभिषेक के समय उनकी आयु ये कितनी थी, 12 वर्ष थी, ये बात सही है, थर्ड सही है। तो याद रखिए थर्ड इसमें सही इसमें है और एक गलत हमारा इसमें है, ठीक है। यानी हम लोगों को 2 भी पता रहता तो आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासक था, इसके निम्नलिखित शासक थे। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन थे, पृथ्वीवर्धन, उसके बाद जयवर्धन और श्रीवर्धन। याद रखिए राज्यवर्धन नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ईंट, ऑप्शन नंबर बी ईंट का, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है थ्योरी क्लासेस में कि जो लक्ष्मण मतलब शिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो लाल ईंटों से बनाया गया मंदिर है, ठीक है। चित्रांगदपुर को किस राजवंश की राजधानी बनाया गया था? तो याद रखिए चित्रांगदपुर को पांडु वंश की राजधानी बनाया गया था। फिर देखिए खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? तो याद रखिए खरौद के लखनेश्वर मंदिर जो है उसमें ईशान देव के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। फिर है देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ में शरभपूरीय शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिकृत, ठीक है। देखिए सर्वाधिकारीकृत, तो देखिए सर्वाधिकारीकृत ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बस्तर के काकतीय वंश के बारे में निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित करना है। सबसे पहले याद रखिए अन्नम देव, अन्नम देव के बाद पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव के बाद नरसिंह देव, नरसिंह देव के बाद दलपत देव। याद रखिएगा ये सभी काकतीय वंश के शासक थे, ठीक है। अन्नम देव, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव, फिर दलपत देव। एकदम इसको रट लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नाग वंश में निम्नलिखित कौन से शासक संबंधित थे? तो याद रखिएगा सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव, ये तीनों संबंधित थे, ये नहीं थे, ठीक है। यानी कि 1 2 3, ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपूरीय वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। तो याद रखिएगा कौन कौन सी राजधानियां थी। सबसे पहले शरभपुर थी, क्योंकि देखिए साफ साफ स्पष्ट होता है शरभपूरीय वंश, शरभपुर नाम से ही स्पष्ट है। फिर देखिए सिरपुर और उसके बाद प्रसन्नपुर, क्योंकि शरभपूरीय वंश में प्रसन्न मात्र थे ना शासक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? तो भोरम देव याद रखिएगा फड़ी नागवंश से संबंधित है। फिर हाल ही में उत्खनित क्षेत्र पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? तो याद रखिएगा फड़ी नागवंश से, ऑप्शन नंबर सी फड़ी नागवंश से, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग
प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखिए समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ये बात भी सही है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। ये याद रखिएगा कि उसने सम्मिलित नहीं किया था, लेकिन हाँ पराजित जरूर किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है मेघदूत में वर्णित रामगिरी, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो याद रखिएगा जो रामगिरी है वो सरगुजा जिले में अवस्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में फर्स्ट है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के एक तरफ राजवंश दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उसके शासक दिए हुए हैं। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए नल वंश के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा सुखदेव राज। कौन थे? सुखदेव राज। उसके बाद देखिए शरभपूरी वंश के थे, शरभपूरी वंश के स्कंदवर्मन। उसके बाद देखिए पांडुवंश, पांडुवंश के कौन थे बताइए? तीवर देव। फिर देखिए सोमवंश, सोमवंश के शिवगुप्त। यानी ऑप्शन नंबर ई जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन राजवंश और शासकों से उसे मैच करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है राज ऋषि तुल्य कुलवंश। तो याद रखिएगा इसके शासक है भीमसेन, ठीक है। फिर शरभपूरी वंश, शरभपूरी वंश के शासक है प्रसन्नमात्र। पांडुवंश, पांडुवंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन। नल वंश के हैं भीमसेन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूरा, दायित्वर्मा, विभीषण, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा नल वंश, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर है राजिम अभिलेख। फिर देखिए हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है महाध्यक्ष। महाध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो याद रखिए यह सचिवालय के प्रमुख अधिकारी होते हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ लिखा है कि यह जो होते हैं महाध्यक्ष वह राजा और प्रजा के बीच एक उचित माध्यम होते हैं। फिर देखिए महाप्रमात्री, महाप्रमात्री कौन होते थे? तो जमाबंदी विभाग का प्रमुख जो भू लगान निश्चित करते थे उसे महाप्रमात्री कहते थे। फिर है महाक्ष पटलिक, महाक्ष पटलिक जो होते थे वो राजस्व विभाग के अधिकारी होते थे। फिर है महाप्रतिहार, महाप्रतिहार संचार विभाग के प्रमुख होते थे। महासंधि विग्रह ये विदेश विभाग का प्रमुख होते थे। महामात्य वित्त मंत्री को कहते थे। महापुरोहित या महाधर्म कर्णिक यह राजगुरु या धार्मिक विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। फिर है धर्मलेखी, धर्मलेखी महापुरोहित के अधीन दान पत्र लिखने का कार्य करते थे। धर्मलेखी क्या करते थे? दान पत्र लिखते थे। फिर देखिए लिखा है महाभंडागारिक, ठीक है। महाभंडागारिक कौन होते हैं? याद रखिए कोषाध्यक्ष होते हैं। फिर है महाकोट्टपाल, महाकोट्टपाल कौन होते हैं? तो दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले को महाकोट्टपाल कहते हैं। महासेनापति सेना प्रमुख होते हैं। महापीलुपति गज सेना के प्रमुख होते हैं। महाश्वसाधनिक अश्व सेना के प्रमुख होते हैं। दंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। चाट संपत्ति की रक्षा हेतु जो होते हैं पुलिस उसको बोलते हैं चाट। भाट, भाट होते हैं सैनिक। गामागमिक यातायात अधिकारी को गामागमिक कहते हैं। दांडिक न्याय का अधिकारी। दुष्ट साधक चोर पकड़ने वाला। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख होता है। फिर देखिए ग्रामकूट का मतलब होता है ग्राम का प्रमुख। शोलकिक, शोलकिक जो होता है वो कर संग्रहण अधिकारी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है। शोलकिक, शोलकिक कौन होता है? कर संग्रहण अधिकारी होता है। अब आइए एमसीक्यूज की ओर फिर से चलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महिष्मती, याद रखिएगा।
जो रतनपुर के शासन करने वाले कलचुरी थे वह मूलतः महिष्मती के स्थान से बिलोंग करते थे। फिर देखिए, कोमोमंडल के अधिपति वज्जू की या वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का क्या नाम था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नराज प्रथम। फिर देखिए, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजल्यदेव प्रथम। फिर है गंगवंशीय अनंत चोंटगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय। फिर देखिए, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो याद रखिए कि रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। रघुनाथ सिंह, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी प्रशासन के अधिकारी एक तरफ होंगे और एक तरफ उनके विभाग। देखिए, महाक्ष पट्टलिक जो होते हैं वो मैंने आपको बताया ना, राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। दांडिक कौन होते हैं? न्याय विभाग के अधिकारी। महाधर्मकणिक, ये धर्म विभाग के अधिकारी। महासंधि विग्रहित, विदेश विभाग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घर में बैठ के सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वीदेव प्रथम थे उन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। एक तरफ शासक और उनके कार्य दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कलचुरी शासक हैं, ठीक है, और इस साइड इनके कार्य दिए हुए मैच करना है। कमल राज ने क्या करवाया था कार्य में? तो याद रखिए, वे त्रिपुरी के राजा जय सिंह के आक्रमण को उन्होंने विफल किया था, ठीक है। ए का हमारा हो जाएगा 3। फिर है जाजल्यदेव प्रथम, उन्होंने गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। रत्नदेव द्वितीय ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। और जाजल्यदेव द्वितीय ने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का क्या नाम था? तो महाप्रमात्र, ठीक है। फिर खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो याद रखिएगा, गोपाल मिश्र ने की थी। ये उनकी बहुत फेमस रचना है गोपाल मिश्र की, खूब तमाशा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, भौगोलिक पुनर्गठन और प्रशासनिक परिवर्तन, ठीक है। लिखा है 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान मध्य प्रांत का पुनर्गठन करते हुए संबलपुर जिला को और 5 रियासतें तत्काल बंगाल प्रांत, जिसमें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शामिल किया गया था। ये 5 रियासतें थी। सबसे पहले है बामरा, फिर सोमपुर, फिर है कालाहांडी, फिर पटना और रायराखोल, ठीक है। फिर देखिए, पुनर्गठन के तहत बंगाल प्रांत की 5 रियासतें मध्य प्रांत में सम्मिलित किए गए थे। याद रखिएगा, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर, इसको मध्य प्रांत में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए, संबलपुर के तत्कालीन बंगाल प्रांत में शामिल किए जाने वाले 1906 में दुर्ग को नवीन जिला बनाया गया था। संभाग का प्रमुख अधिकारी कमिश्नर होता था और ये प्रशासनिक व्यवस्था 1947 तक जारी रही थी, ठीक है। उसके पश्चात ये चेंज हो गई थी। फिर देखिए, लिखा है 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो याद रखिए, डिप्टी कमिश्नर 1855 में इलियट थे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, मराठा सूबेदारों के नाम कालानुक्रम में सजाना है। सबसे पहले नोटिस कीजिए कौन आएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा विट्ठल दिनकर के बाद केशव गोविंद के बाद भीका गोपाल के बाद यादव राव दिनकर होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो यादव राव दिनकर है ना, वो मराठा के अंतिम सूबेदार थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जिनका नाम था जादू राव या यादव राव, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंबाजी भोंसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या दीवान कौन था? तो याद रखिएगा, घोड़ो महादेव, ठीक है। फिर देखिए, सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा 1790 से लेकर 1796, ठीक है।
फिर देखिए अगला है मराठा काल में सेवई क्या था। तो याद रखिएगा मराठा काल में सेवई क्या था बताइए। तो याद रखिएगा सेवई जो होता था वो अर्थदंड या जुर्माना होता था, उसे हम क्या कहते थे, सेवई कहते थे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आइए देखते हैं। देखिए लिखा है मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा था। तो ये बात गलत है, उन्होंने जारी नहीं रखा था, ठीक है। फिर लिखा है मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे। बताइए कौन कौन से स्थान थे। तो याद रखिएगा धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था, तारापुर में हुआ था, कवर्धा में नहीं हुआ था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए फिर हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मोकासा, मोकासा को देख लीजिए। याद रखिए कि मोकासा जो है ब्राह्मणों को दान किया गया गांव होता था। मोकासा क्या होता था, ब्राह्मणों को दान किया गया गांव। धर्मदाय होता था, धर्म के नाम पर दिया गया दान में जो गांव होता था उसे धर्मदाय। और याद रखिए देवस्थान का मतलब होता था मंदिर के नाम पर दिया गया दान, देवस्थान। आप देख सकते हैं जो नामनूक है वो कमा विंजदार को दान में दिया गया गांव नहीं होता था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नामनूक क्या होता था, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर रतनपुर राज्य की सेना मराठों से युद्ध किया था, ये बात नहीं है। फिर रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया था, ऐसा भी नहीं है। यानी कि एक मिनट, केवल एक ही सही है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अवधि से उसके छत्तीसगढ़ के मराठा शासक को मैच करना है। सबसे पहले देखिए 1758 से 1787 इसमें बिंबाजी भोसले ने कार्य किया था। फिर है 1787 से 1788 एक वर्ष के लिए चिमनाजी भोसले आए थे, ठीक है, केवल एक वर्ष के लिए। उसके बाद देखिए 1700, ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये शासनकाल हो जाएगा व्यंकोजी भोसले का। फिर देखिए 1816 से 1818 2 वर्ष के लिए कौन थे, अप्पा साहब भोसले। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोसला शासक के द्वारा शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी। तो याद रखिए किसके द्वारा, व्यंकोजी के द्वारा। याद रखिए सूबा शासन के जनक जो है व्यंकोजी भोसले कहे जाते हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा